धारावी की संकरी गलियों से दबकर निकला एक ऐसा व्यक्तिमत्व जिन्होंने अपने हाथों के जादू से रंगमंच पर सैकड़ों चेहरों को एक नई पहचान दी। मिल मजदूर के बेटे से लेकर संगीत नाटक अकादमी के बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के विजेता तक का हैरान कर देने वाला सफर तय करने वाले वरिष्ठ रंगभूषाकार यानी कि मेकअप आर्टिस्ट उलेश खंदारे आज हमारे साथ है। आज हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। अभिनय की ललक, संघर्ष का दौर और आज धारावी के पुनर्विकास के लिए मेकअप नहीं बल्कि मेकओवर की ज़रूरत है, ऐसा बेबाक मत रखने वाले खंदारे जी से आज हम बातचीत करने वाले हैं। और आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनका ये प्रेरणादायी सफ़र। उल्लेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। मैं आपके बारे में कुछ थोड़ा सा जानना चाहूँगी, आपकी जर्नी अब तक की। मेरी जर्नी धारावी में पला बड़ा हुआ हूँ। यहीं पे मेरा जन्म है। यही धारावी मेरी जन्मभूमि है और यही धारावी मेरी कर्मभूमि है। जो भी आज मैंने हासिल किया इस धारावी में हासिल किया है। मेरी ज्वाइंट फैमिली है। गए 50 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, यानी मेरे बचपन से आज मैं 50 साल का हूँ। मेरे मम्मी पापा, उसके बाद मेरे दादा दादी यहाँ रहते थे। आज तकरीबन इस चाल में 100 साल हमको होने को आए हैं। और जब से मैंने खुद को समझना सीखा है, तब से छोटे छोटे बाल नाट्य में काम करते 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 स्कूल में यहाँ का ही श्री गणेश विद्या मंदिर जो हाई स्कूल है, यहीं पे मैंने एससी से तक का मेरा एजुकेशन पूरा किया। और उसके बाद रुइया कॉलेज जो माटुंगा में है, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया अभिनय के बल पर, क्योंकि मुझे एक्टिंग में रुचि है, अभी में अभिनय में रुचि है। इसलिए मैंने रुइया कॉलेज में मैंने आर्ट में एडमिशन लिया। उसके बाद वहाँ भी मैंने कुछ नाट्य वाले ज्वाइन करके एक्टिंग के प्राइजेस मिला है, जो कंपटीशन होता है कॉलेज कंपटीशन, महाविद्यालय, आईएनटी, उन्मेष, मृगोजल जैसे स्पर्धा होते हैं, उसमें कंपटीशन में प्राइज मिला है मैंने। उसके बाद वामन केंद्र जैसे वहाँ पे मुझे गुरु मिले हैं, तो उनके साथ रह रहे के उनके झुलवा, ओ माई लव, मध्य व्याय जैसे बड़े बड़े कलाकृति में पार्टिसिपेंट किया हूँ। वहीं पे मुझे कृष्णा बोरकर जैसे रंग महर्षि जो आदरणीय मेरे गुरुजी हैं, जो रंगभूषा क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है, उनके साथ 16-17 साल उनको असिस्ट करने के बाद अब मैं पर्सनली मेरे प्रोफेशनली काम करता हूँ। कमर्शियल प्ले करता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, जो आज भी रंगभूमि पर चालू है। आज मेरे 10-12 असिस्टेंट हैं, सहायक, उनके साथ काम करता हूँ। और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का दिल्ली का कला क्षेत्र में जो संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार है, युवा पुरस्कार, युवा बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार, वो मुझे 2015 साल में मिल गया। मैंने सुना है कि आपको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, इसके बारे में मैं सुनना चाहूँगी। वो घर की हालात ही कुछ ऐसे थे, क्योंकि मम्मी कमाने वाली थी, भाई मेरा कमाने वाला था। आज जो भी मैंने हासिल किया है, ये जो है वो मेरे पीछे मेरे कुटुंब का जो मेरी ज्वाइंट फैमिली है, फिर मेरे भैया हो, भाभी हो, मेरी माँ हो, मेरी बहनें हो, मेरी वाइफ हो, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। क्योंकि आज मैं भी कुछ नाटक के दौरे पे जाता हूँ शोज़ के लिए 8-8 10-10 दिन, तब मेरी फैमिली मेरे बच्चों का देखभाल करती है। मेरी वाइफ ध्यान देती है बच्चों की पढ़ाई का, क्योंकि मेरा अक्सर उनके पास ध्यान नहीं होता। मुझे गए साल तो पता भी नहीं था कि मेरी बेटी कितने में है, क्योंकि महीने में 15-15 दिन मुझे बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि नाटक का जो दौरा रहता है, यहाँ की टूर वहाँ की टूर, और पेट ही अपना यहाँ पर इस नाटक रंगभूषा क्षेत्र में, तो इसलिए अपने को काम करना पड़ता है। तो जैसे आपने कहा कि आपकी शुरुआत हुई रंगमंच से, एक अभिनेता करके आप नाम में आ गए, फिर उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट। अगर मैंने आज पूछा तो अभिनय, अभिनेता या मेकअप आर्टिस्ट, इसमें अगर एक चीज़ कोई चुननी होगी या पसंदीदा होगा तो वो कौन-सा होगा? करेक्ट है आपका कहना। मेरे गुरु ने भी यही कहा था कि अगर आप अभिनय भी करोगे, अभिनेता भी बनोगे, मेकअप आर्टिस्ट भी, तो ये नहीं चलेगा। एक तो आप दो पत्थरों के बजाय एक ही पत्थर पर पाँव रखो, यशस्वी हो जाओगे। एक तो अभिनेता क्षेत्र चुनो या रंगभूषा। तब कंपटीशन इतनी थी, तब मुझे रुचि अभिनय अभिनय में तो थी, लेकिन उसके साथ मेरी पेंटिंग अच्छी थी स्कूल में। तब मैंने क्षेत्र चुना, नहीं मुझे रंगभूषा में करियर करना चाहिए, और वो मेरे ख्याल से डिसीजन करेक्ट था। गुरु जैसे कृष्णा बोरकर जैसे गुरु मिले, और उनके साथ 17 साल आशीष कर करके आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि आज कम से कम इंडस्ट्री में के 70% प्रोफेशनल नाटक में डिजाइन करता हूँ। सर, मैंने सुना है यानी आज भी धारावी को कहा जाता है, यू आर बोर्न एंड बॉटम फ्रॉम दी धारावी, राइट सर? तो धारावी के बारे में जब भी नाम आता है तब आता है कि आशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी हम जिसे बोलते हैं। लेकिन आप आज भी धारावी में रहते हैं, तो क्या लगता है कि धारावी में कौन से बदलाव होने चाहिए?
नहीं, धारावी में तो बदलाव होने ही चाहिए। धारावी का विकास तो होना ज़रूरी है। झुग्गी झोपड़ी आशिया खंड की गलीच्छ बस्ती बोल के धारावी को पहले से बोला जाता था। जब से मैं बचपन में, मेरे बचपन से सुनता है धारावी डेवलप होने वाली है, विकास होने वाला है। 40 साल में कुछ हुआ ना, 40-45 साल में। आज मेरे ख्याल से 2-3 साल से आशा कुछ पल्लवित हुई है कि धारावी डेवलप हो रही है। क्योंकि यहाँ के बच्चों, जब मैं देखता हूँ झुग्गी झोपड़ी में 8 बाय 10, 10 बाय 10 के रूम है। इनको कहीं तो 350-400 स्क्वायर फुट का फ्लैट मिलना चाहिए। उस घर में खुद का शौचालय, खुद का नल होना चाहिए और उनका जीवन मान इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि उनका आरोग्यदायी जीवन चलना चाहिए, आनंदमय जीवन चलना चाहिए। आज झुग्गी झोपड़ियाँ होती है, सांस भी ले नहीं सकते आप। पेड़ नहीं है, गार्डन्स नहीं है, बड़े-बड़े रास्ते नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। मेरे बचपन से 50 साल से देखता हूँ एक ही साइन हॉस्पिटल है। आज गार्डन्स नहीं है, आज सभागृह नहीं है, आज बच्चों को पढ़ाई करना है। 8 बाई 10 के घर में 5-5, 6-6 जन रहते हैं, तो कैसे पढ़ाई करेंगे वो लोग? उनको कैसे शांति मिलेगी? बाजू के घर के टीवी की आवाज़ इस घर में आती है, तो कैसे उनको शांति मिलेगी? उसमें पढ़ाई होगी, कैसा उनका विकास हो जाएगा? आज धारावी में बड़े-बड़े लघु उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, पापड़ का उद्योग है, आज बहुत बिज़नेस है। गारमेंट के कपड़े सिलाए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं। हाँ, आज तुम बोलोगे तो ताज होटल में का लिज्जत पापड़ धारावी में बनाया जाता है। मैं अभिमान के साथ कहता हूँ। इनके लिए भी कुछ ना कुछ सरकार को करना चाहिए, लघु उद्योग को सपोर्ट करना चाहिए। आज मुझे आनंद है कि 8 बाय 10, 10 बाय 8 के घर में से 350-400 स्क्वायर फुट के घर में जा रहे हैं। आज उस झोपड़े को 10, 12, 15 लाख के ऊपर कोई नहीं मिलेगा रेट, मगर वही अगर डेवलपमेंट और फ्लैट होगा तो कम से 50 लाख के ऊपर हो जाएगा, यानी उनका भी विकास हो जाएगा। आज धारावी के लोग देखो, स्थानिक लोग आज इस धारावी में कंटाल कंटाल के लोग अब बदलापुर, थाना, कल्याण यहाँ तक जा रहे हैं, विरार, नाला सोपारा जा रहे हैं, क्योंकि वो बोले हम लोग इतने साल से सुन रहे, कभी होगी नहीं धारावी झोपड़पट्टी डेवलप। लेकिन अब 2-4 साल में सुन रहा हूँ कि हो रहा है और मुझे भी आनंद है, क्योंकि धारावी का विकास होना ही चाहिए। धारावी का पुनर्विकास हो रहा है, जैसे आपने कहा कि 2-3 साल से आप सुन रहे हैं कि पुनर्विकास हो रहा है और अभी ऐसे भी हुआ है कि कई लोगों को ट्रांजिट कैंप में शिफ्ट भी करवाया है। पर कुछ लोग हैं जो विरोधक कर रहे हैं और ट्रांजिट कैंप में अगर हम देखने जाएँ तो उन्हें सिखाया जा रहा है कि कैसे रहना है, कैसे अच्छे से स्वच्छ रहना है। इसके बारे में विरोधक जो है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, अच्छी बातों के लिए तो विरोध होता ही है और धारावी में कम से कम 50% जो सीनियर सिटीजन है वो अशिक्षित है और उनको कोई भी बहकावे में कोई भी बोला जाता है, कुछ भी बोला जाता है तो सच मानते हैं। बहुत से ऐसे वर्ग है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे, उनको बाहर की दुनियादारी नहीं, तो उनको बोला जाता है कि अरे वो टेंडिस कैंप में आपको डालेंगे ना तो वहाँ से ज़िंदगी में बाहर नहीं निकलोगे, वहीं आप 10 बाय 10 के टेंडिस कैंप में रहोगे, तो उनको डराया जाता है। तो यहाँ कहीं तो मुझे लगता है सरकार की कुछ रणनीति में कमी है, तो जो लोगों को समझाने में वो कुछ कम कर रही है, उनको समझाना चाहिए और उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा कि बाबा लोगों को जो बोलते हैं ना, अवेयरनेस तो है, अवेयरनेस और लोगों को समझाना पड़ेगा डोर टू डोर जाके कि बाबा नहीं है, आपको डेवलपमेंट 100% होने वाला है, आपको घर मिलने वाला है। आप वो टेंशन मत लीजिए। एक सरकार की एक गारंटी मिलनी चाहिए। लोगों को डराव है, खिंचाव है कि बाबा नहीं, हमको कहीं तो डाल देंगे, कोई तो डंपिंग ग्राउंड में डाल देंगे, फिर हमको यहाँ नहीं लाएंगे। धारावी के जो प्रॉपर जनता यहाँ की जो पैदाइश है, तो उनको धारावी के आसपास ही घर मिलना चाहिए और वो सरकार करेगी, मुझे आशा है, क्योंकि 2-3 साल में एक डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है और होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि लोगों में डराव सिर्फ है, डरते हैं वो लोग इस चीज़ से। तो अगर मैं कहूँ कि कौन से ऐसे पॉइंट है कि जो धारावी में डिफ़िकल्टीज़ है, अगर आप बताना चाहेंगे? और ये अवेयरनेस या पुनर्विकास के लिए कौन-सी योजना होनी चाहिए कि जिससे ये जो लोगों के मन में जो डर है वो निकल जाए? देखो, सरकारी यंत्रणा इसके ऊपर अच्छी काम मेरे ख्याल से कुछ कम कर रही है, क्योंकि इसके लिए जो पॉलिटिशियन लोग हैं यहाँ के, वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं, आपको डंपिंग ग्राउंड में डाल दिया जाएगा, देवनार में डाल दिया जाएगा, आपको करजत में डाल दिया जाएगा, आपको यहाँ डाल दिया जाएगा। नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सरकार ये कर भी नहीं सकती कि धारावी के स्थानिक लोग हैं, धारावी के यहाँ पर उनके रहन-सहन, यहाँ की पढ़ाई है बच्चों की, यहाँ का उनका लाइफ है। यहाँ पे आजू-बाजू में ये लोग काम करते हैं, लघु उद्योग मैंने कहा। सरकार को लघु उद्योग पर काम करना चाहिए, इनके लिए कुछ काम करना चाहिए। जैसे आपने अभी देखा होगा आते समय, आगे दुकान पीछे मकान, ये लोग उसके ऊपर अपना गुज़ारा करते हैं। कोई यहाँ के कोई ऑफिसर, गवर्नमेंट सर्वेंट सभी लोग नहीं हैं, 2 या 3% लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, बाकी सब
हाथ पर काम करने वाले हैं, जो दिन में जो भी 800 1000 रुपया कमाएंगे उसके ऊपर घर चलाएंगे, और पीछे रहते हैं वो लोग, या ऊपर रहते हैं, नीचे दुकान ऊपर मकान, या पीछे मकान आगे दुकान, इस तरह से। तो उनको डर है कि बाबा हमारी रोजी रोटी छीन ली जाएगी, हमको कुछ कमाने का जरिया हमारा बंद हो जाएगा। तो सरकार को उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, गलतफहमी दूर करनी देनी चाहिए कि बाबा ऐसे नहीं होगा, आपको रोजगार भी मिलेगा धारावी में, और धारावी के आजू बाजू में भी मिलेगा। आपका रेट का जो रूम का रेट वो भी बढ़ने वाला है, आपको उसके साथ रूम ही नहीं मिलेगा, रूम के साथ आपको बड़े बड़े रास्ते मिलेंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल मिलेंगे, गार्डन्स मिलेंगे, एक अच्छा कम्युनिटी हॉल मिलेगा। जो ज़रूरत है आज भी धारावी में कुछ फंक्शन होता है तो लोगों को दादर माइम साइन माटुंगा जाना पड़ता है, क्योंकि कम्युनिटी हॉल नहीं है। धारावी के लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ? कभी कभी चेंबूर में जाना पड़ता है, कभी कभी विले पार्ले में जाना पड़ता है, ज़्यादा पैसे खर्च करके। आज के पॉलिटिशियन लोगों ने ये किया नहीं है, ये दुर्भाग्यशाली है। धारावी ने आज मेरे ख्याल से आज आरोग्य मंत्री दे दिया, धारावी से आरोग्य मंत्री हो गए कैबिनेट में, शिक्षण मंत्री हो गए, बहुत से कुछ कुछ हो गए मंत्री। मगर धारावी का दुर्भाग्य है कि धारावी में साइन हॉस्पिटल के बाद एक बड़ा ऐसा हॉस्पिटल नहीं बन पाया, एक धारावी में बड़ा कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, धारावी में एक अच्छा महाविद्यालय नहीं है, कॉलेज नहीं है। ये धारावी का दुर्भाग्य है। और जब धारावी के पुनर्विकास में ये सब हमारी सरकार जब ये सब चीज़ें पूरी करेंगी, तो आत्मविश्वास से कहूँगा धारावी के पूरी जनता सरकार के साथ खड़ी होगी। आज भी सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन कुछ दिशा भूल चल रही है लोगों की, क्योंकि अशिक्षितपना जो है, जो लोगों में जो डरावपन का कुछ ये लोग फायदा उठा रहे हैं, और सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू, यानी मैं कहूँगी आपके हिसाब से धारावी का मेकओवर होना चाहिए। थैंक यू जी, आपने ये जो टाइम दिया और ये बातचीत हुई इसके लिए ओलेश जी, थैंक यू वंस अगेन।